नमस्कार दोस्तों, अर्पित इंस्पायरिंग वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछला लेक्चर आप लोगों को मोटिवेशन से रिलेटेड बताया था कि मोटिवेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। हमने उसमें कई प्रकार के मोटिवेशन की बात की थी कि कैसे मोटिवेशन एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में भी जो हमने बात की थी कि वो काम करता है। हमने पॉजिटिव मोटिवेशन की बात की थी, हमने इंसेंटिव की बात की थी, हमने एक्सट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन की बात की थी, हमने प्लीजर कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो जो लोग मेरा पिछला लेक्चर ना देखे हों वो कृपया जाकर देख लें। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि साइकोलॉजी से आप कह सकते हैं ये, या मेडिकल साइंस से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो मेडिकल साइंस है या जो हमारी साइको एनालिसिस थेरेपी है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो आज हम समझते हैं कि जैसा हम अपने आसपास देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुशी हो जाते हैं, कभी कभी हम इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी हम सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे माइंड की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये समस्याएँ हमको देखने को मिलती हैं या हम फील करते हैं, या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जो हमारे बिहेवियरल चेंज होता है वो क्या चीज़ें हैं। तो आज हमारा उसी से रिलेटेड टॉपिक है इमोशन। तो इमोशन क्या है? इमोशन एक प्रकार की आपके अंदर के थॉट्स है, आपके अंदर की फीलिंग है, एक आपके अंदर का जो मूड है, एक कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं कि आपका मूड अभी किस तरीके, आप बहुत हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप नाराज़ होते हैं, कभी कभी देखते हैं आप मोटिवेटेड हैं, इसके बाद अचानक से आप डिप्रेशन या एंजाइटी या सैडनेस या आप अपने अंदर से बहुत पीड़ित नज़र आने लगते हैं। तो वो क्या सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें किस कारणों की वजह से होती हैं? क्या इसमें हमारे मेडिकल जो हमारे हार्मोन्स हैं उसका रोल है, या हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का रोल है, या न्यूरो साइंस का रोल है, या न्यूरो जो थेरेपी है उसका रोल है, या हमारे जो थैलेमस ग्लैंड है जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एक सिग्नल देता है, या प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है जहाँ पे हमको सिग्नल मिलते हैं, जहाँ पर रिएक्शन जनरेट होता है, हमारी बॉडी को ट्रिगर करती है, कुछ मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ एक्सपीरियंस फील करते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ उसकी वजह से हमको थॉट्स आते हैं, इमोशन आते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो हम इसी इमोशन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रकार की फीलिंग है जिससे आपका मूड कभी अचानक से अच्छा हो जाता है, आप बहुत खुशी हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड जॉय हो जाता है, हैप्पीनेस हो जाता है। अचानक से देखते हैं कि आप बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, सैडनेस महसूस करने लगते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आ जाती है। तो यही सारे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी का फीचर है जो आपके अंदर इराउजल पैदा करता है, आप इराउज होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये एक प्रकार की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, कोई लोग होते हैं इमोशन को छुपा लेते हैं, कोई नहीं छुपा पाते। तो एक प्रकार की सब्जेक्टिव फीलिंग है कि ये डिफ़र करती है आदमी के परसेप्शन के, आदमी के एटीट्यूड पे, आदमी के कंट्रोलिंग क्षमता पे, ये सारी चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार है। तो एक प्रकार का हमारी जो बॉडी है, जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा माइंड के नर्व्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, उनके अंदर एक तरीके का चेंजमेंट होता रहता है। ये चेंजमेंट हमारे हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, हमारे बॉडी के और भी जो ग्रंथ हैं या सेल्स हैं, मसल्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है, या हमारी कितनी इंटेंसिटी है किसी चीज़ को इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो इसके कई सारे रीजन और कारण हो सकते हैं। तो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि एटलीस्ट हम 6 एक्सपीरियंस तो अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें से हर जगह हमको ये देखने को मिलता है कि हम एंगर में हो जाते हैं, हम डिस्गस्टिंग फियर करने लगते हैं, हमको फियर, भय, डर लगने लगता है, अचानक से हम बहुत खुशी हो जाते हैं, अचानक से फिर सैड हो जाते हैं, इसे मुँह बना लेते हैं। कभी कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये अचानक से कैसे हो गए, जो हमारे कभी था ही नहीं। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पड़ी थी। जब हमने कोई चीज़ें इंटरनल वर्ड से माइंड या बॉडी का जो माइंड और वर्ड का संबंध जेम्स बताते हैं, जेम्स वन से एक बड़े फिलोसफर हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की धारा है जो चल रही है, जिसकी वजह से भी इमोशन में चेंजमेंट होता रहता है। तो ये इंटेंसिटी है कि कभी कभी इतने ज़्यादा हम इंटेंस हो जाते हैं कि बिल्कुल एंगर में आ जाते हैं कि नहीं इसको मार ही देना। उसकी वजह से कभी कभी बहुत डिट्रीमेंटल हो सकता है, ये हमारे संबंध बिगाड़ देता है,
हमको एक तरीके से अनइथिकल बना देता है। एंटी सोशलिज्म बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है, हमारा जो एक तरीके से सोशल डिसऑर्डर क्रिएट करता है, सोशल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो हमारे ह्यूमन ट्रेड्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करता है। तो ये भी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो इंटेंसिटी भी इसका एक फैक्टर है। फिर हम क्वालिटी के बेसिस पे बात करें कि हमको किस क्वालिटी के इमोशन है, कि हम बहुत खुश हैं तो हमको बहुत हैप्पीनेस होगा, बहुत ज़्यादा अगर हम दुखी हैं तो हमको सैडनेस का अनुभव होगा, फियर का अनुभव होगा। तो ये जितने भी सारे सिस्टम हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशन हमारे नर्व्स सिस्टम, हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल चेंज पैदा करते हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिनको आपको नए नए एक्सपीरियंस और एराउजल का अनुभव होता है। तो उसकी वजह से ये इमोशन आते हैं। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, एक ब्रेन का पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वहाँ पे जाके इमोशन हमारे इकट्ठा होते हैं। और उस इमोशन के इकट्ठा वजह से होने की वजह से वो ब्रेन को आगे सिग्नल देता है, जिससे हम उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारे स्पाइनल कार्ड या हमारे कॉर्टेक्स फ्रंटल में पाया जाता है। जो हमारी ये पीछे की बॉडी ब्रेन का सिस्टम होता है, मेडुला, फ्रंटल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इमोशन एक चीज़ से नहीं मिल के बना। इमोशन का कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप इस चीज़ से इमोशन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एक कहीं से भी जनरेट हो सकता है। ये आपके एक्सटर्नल कल्चर से भी, सोशल बिहेवियर की वजह से, आपके थॉट्स सोचने के, आपके किसी बिलीफ को लेकर हर तरीके से इमोशन बन जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी खुशी है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे इजार्ड एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि 10 इमोशन तो एक होते हैं, जिसमें से पहला जॉय रखते हैं कि आदमी खुशी रहता है, दूसरा सरप्राइज एक इमोशन बताते हैं, तीसरा एंगर बताते हैं, चौथा डिस्गस्ट के बारे में बताते हैं, पांचवा आप कंटेम्प्ट फील करते हैं, घड़ा फील करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। फियर आपको हो जाता है, जैसे आपने कुछ देख लिया तो अचानक से आपके माइंड में जो चीज़ें पिछली पड़ी हुई हैं, मेमोरी कोई सेव रही है या कोई इंटरप्रिटेशन है, तो आपका माइंड तुरंत इंटरप्रेट करता है कि ये मेरे लिए खतरा है। जैसे आप किसी चीज़ को नहीं पसंद करते, अब आपको आसमान में छोड़ दिया तो आपके माइंड को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा कि ये मेरे लिए खतरा है, तो आपका इमोशन तुरंत वहाँ पे सैड या एंगर या फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेम हो गया। गिल्टी आप फील करते हैं कि आपका गिल्टी माइंड चल रहा है। गिल्टी माइंड क्या है? गिल्टी माइंड की आप किसी के प्रति आपकी इंटेंशन गलत है, इलविल मोटिव है, रैश बिहेवियर है आपका, वो चीज़ें। इंटरेस्ट आपका डिफाइन करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरीके से आप सोच पा रहे हैं, कितना आप एक्साइटमेंट है। तो ये जो इजार्ड का प्रिंसिपल है, ये साइकोलॉजी के काफ़ी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके बारे में बात करता हूँ कि इनके भी अपने अपने कुछ भी हुए हैं। पुटनिक के हिसाब से, पुटनिक भी एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो 8 इमोशन बताते हैं। वो 8 इमोशन में बताते हैं कि ये पेयर में होते हैं, इनका अपोजिट पेयर बनता है। उस पेयर में वो 4 पेयर में अरेंज करते हैं। वो कहते हैं जॉय के साथ हमेशा सैडनेस आती है, एक्सेप्टेंस के साथ हमेशा डिसगस्टिसनेस आती है। जब आपको फियर होता है तो आपको एंगर जरूर आपको देखने को मिलती है। अगर आप सरप्राइज होते हैं तो आप एंटीसिपेशन, आकलन करने लगते हैं कि यार क्या होगा, इसके बाद क्या चीज़ आएगी, क्या है ये सारी चीज़ें। फियर, जब डर जाते हैं तो आपके अंदर तुरंत एंगर आ जाता है, आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये पुटनिक का अपना एक व्यू है सोचने का। सिंपैथिक बिहेवियर की वजह से भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाजी बार आ जाती है, जहाँ अपने इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप बेवजह किसी से लड़ने लगते हैं। तो जो आपकी बॉडी है उन चीज़ों को 2 तरीके से रिस्पॉन्स करती है, या तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या तो आप डिफेंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आप देखते हैं कि आपके बॉडी में इंटरनल रिस्पॉन्स देखने को मिलने लगता है। जैसे आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत कभी कभी डेट्रीमेंटल हो जाती, इवन फाइट तक की नौबत आ जाती है। जब आपका सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे जब आप उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे काम डाउन हो जाती है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपकी
फील करते हैं, आपके अंदर इमोशन पैदा होते हैं और आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको सिंपैथेटिक बोला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं, तो हम इसकी वजह से अपने जो कभी कभी होता है कि हमको अब ये सारी सिचुएशन में हम दो ही चीज़ें, जैसे मैंने डिफेंस बताया, तो हम अपने जो एंगर है उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करने की वजह से जो हमारे दिमाग, हमारी मेमोरी में वो पावर थॉट्स जनरेट होते हैं, उस थॉट की वजह से हम उन चीज़ों को या तो कंट्रोल करने का सोचते हैं या तो मैग्नीफाई कर देते हैं, वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, और बढ़ने की वजह से कभी कभी वो चीज़ें हमारे अंदर इतना ज़्यादा एंगर पैदा कर देती हैं कि उसकी वजह से हमको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम है जिनको हमको देखना चाहिए। कॉग्निटिव बेसिस होता है, कॉग्निटिव बेसिस में जो हम परसेप्शन करते हैं, जो हम चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसके आधार पे हमको खुशी का, गम का, अब जैसे आप कहीं कोई लड़ाई हो रही तो आप सैडनेस हो जाते हैं, कहीं मार कूट हो रही तो आप सैडनेस हो जाते हैं, लेकिन कहीं गाना बज रहा है, कई लोग हंस रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपका मन भी, आप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन उल्टा हो जाती है कि लोग मौज मस्ती करते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आप उन जो बिलीफ है, उन जो कल्चर है, जो सेटिंग है, उन चीज़ों से आप बचते हैं, क्योंकि आपको उन तरीके से सोचना नहीं, आपके दिमाग में कोई दूसरे थॉट चल रहे होते हैं, आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं इंटरप्रेट करते जैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं। आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, इस वजह से आपको दूसरी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को सेम सिचुएशन पे सेम ही तरह के इमोशन फील हो। हर आदमी के वो अपने दिमाग की कैपेबिलिटी पे, दिमाग की थिंकिंग पे, उसके इंटरप्रिटेशन पे, उनके कंट्रोलिंग क्षमता पे और उसके बिहेवियरल पे बहुत कुछ भी इम्पैक्ट करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो आप लोगों को कुछ और सुनाता हूँ, अच्छी अच्छी दो चीज़ें, उसके ज़रिए भी इमोशन आपको देखने को मिलेगा कि अभी खुशी है और ना कोई दर्द रुलाने वाला है, अभी खुशी है और ना कोई दर्द रुलाने वाला है, हमें तो अपना लिया हर रंग जमाने वाला है। तो कोई भी समस्या है, अभी दर्द है, कभी खुशी है, ज़िंदगी है, तो यहाँ इमोशन तो आते ही रहेंगे। कभी अच्छा करेंगे तो बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा, प्रेज मिलेगा तो अच्छे इमोशन आएंगे, गलत करेंगे और आप अपने काम में खड़े नहीं उतरेंगे, स्वाभाविक सी बात है, सैडनेस आएगी, डिस्गस्ट होंगे, आप लोनलीनेस फील करेंगे, उसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो इमोशन भी आपके साथ झलकेंगे, आप अनप्लीजेंट फील करेंगे, आप अंदर से सैड रहेंगे, एंगर रहेंगे, तो वो भी देखने को मिलेगा कि जैसे मैं मुसाफिर हूँ, कोई ठिकाना ना रहा, बसर करता हूँ दूर किसी वीराने में, और मैं महफिल की ख्वाहिश में था कभी, अब चाहत ही न रही इस दीवाने में। तो दोस्तों, कभी कभी जो आप चाहते हैं वो चीज़ जब आपको नहीं मिलती तो आपके इमोशन जाग ही जाते हैं। तो बस इमोशन यही है कि जो आपके साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव बिहेवियर या आपके माइंड से, साइकोलॉजी से उठ रहे हैं, जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंज पैदा कर रहे हैं, बिहेवियरल चेंज पैदा कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कि ये कॉग्निटिव बेसिस है। मतलब हमारा माइंड उन चीज़ों को किस तरीके से सोच पा रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, और हम उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हमारी इंटेंसिटी कितनी है, उस चीज़ को हम किस तरीके से ले रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं या मैग्नीफाई कर रहे हैं या उसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। तो वो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर पे, हमारे मेमोरी की पावर पे और हमारे जो हमारे किस तरीके का परिवेश है, कैसे हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम कुछ थ्योरियों की बात करते हैं जिसके अंदर से ये निकाला गया कि इमोशन का बेसिकली जड़ पॉइंट क्या है, रूट काज क्या है, जहाँ से इमोशन पैदा होते हैं, जहाँ से इमोशन हमको दिखते हैं, झलकते हैं। तो जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो बड़े एक फिलोसफर हैं, स्टैनली सेचलर एंड जेरोम सिंगर। जेरोम सिंगर कहते हैं कि इमोशन के 2 इंग्रेडिएंट हैं, इनको 2 हम तत्व, जैसे खाना बनाते हैं तो हमको पता है कि चावल या दाल बनाने में ये डालना है, ऐसे इमोशन को पहचानना है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट है। वो कहते हैं एक तो फिजिकल एराउजल है, जब आपको फिजिकली आपकी बॉडी के अंदर से लगने लगता है कि मैं उत्साहित हूँ
जैसे कि आपको जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है, आप उस चीज़ को एक्शन लेने लगते हैं, आपके जो गेस्चर है या बॉडी बिहेवियर है उसमें चेंज देखने को मिलता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, या टीच करता है कोई तो उसकी वजह से वो कभी कभी आपको प्रोवोकेशन भी दे देता है। तो ये क्या है, ये आप एक तरीके से अपने इमोशन को फिजिकल अराउजल के जरिए जान रहे हैं, जो आपके बॉडी के अंदर से चेंजमेंट हो रहे हैं, जो आपका बिहेवियरल चेंज हो रहा है, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल सेल्स में चेंजमेंट हो रहा है, या जो आपके हार्मोन्स हैं उनमें डिसबैलेंस हो रहा है, या बायोलॉजिकल डिसबैलेंस या एडाप्टिवनेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी इमोशन को जगाने में या इमोशन को बढ़ाने में या कम करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो लर्निंग प्ले रोल इमोशन होता है, जिसके दो वे बताए गए हैं कि कभी कभी हम अपने आसपास से लर्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दूसरा इस तरीके से ताली बजा रहा है, मतलब सब लोग अच्छे हैं तो हम भी हंसने लगते हैं। कोई ऐसे मुंह नीचे गाड़ के बैठा है तो हमको लगता है यार बहुत ख़राब चल रहा है, सैडनेस चल रही। तो हम अपने कल्चर के पास, अपने सोशल के पास, जैसे कोई कहीं डांस कर रहा है तो हमको उस तरीके से हमारे जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, आपको लर्निंग मिली है, एक्सपीरियंस मिला है, सोशलाइजेशन मिला है, तो उससे हम पता कर पाते हैं कि ये इमोशन का इसका यहाँ मतलब है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा हंस रहा है या बहुत ज़्यादा आपसे बात कर रहा है, मतलब वो आपसे इच्छुक है सोशल इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब वो खुश है, तो यहाँ इमोशन खुशी का दिख रहा है। तो वो कल्चर की वजह से, जैसे मॉडलिंग से हम देखते हैं, मॉडलिंग में जैसे कोई लड़की नाच रही है या गाना गा रही है या कोई अदाएँ दिखा रही, जैसे हमारे यहाँ पिछले ज़माने में जो कथक होता था या भारतनाट्यम होता था, उससे भी इमोशन झलकते थे। जब लड़कियाँ अपना बॉडी मूवमेंट मटकाती थी, अपनी आँखों को रोटेट करती थी या कोई गेस्चर देती थी, तो उससे हमको पता चलता था कि अब ये सैडनेस है, अब ये इमोशन है, अब ये एंग्रीनेस है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है। ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ट्रिगर करती है, जो आपके अंदर एराउजल पैदा करती है, जो आपको बॉडी बिहेवियर में चेंज लाती है, उसी को हम एक जिससे आप रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे कि आपको कहीं ऊपर से छोड़ दिया जाए तो आपके तुरंत बॉडी के न्यूरॉन्स को पता चल जाएगा कि आप दिक्कत में, तो आपका मुंह बन जाएगा, आप सैडनेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंगर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए गलत है। जैसे कोई पालतू जानवर है, वो आपको काट लेगा तो आपको तुरंत भय आ जाएगा। तो आपके जो इमोशन है वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड है, क्योंकि आपके माइंड को तुरंत जो न्यूरॉन्स हैं वो तुरंत उस पर फंक्शन लेने लगते हैं। आपका जो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का पार्ट, वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने लगता है, एग्जीक्यूट करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है, इवन डिफेंड करने लगता है, उससे बचने के सुझाव देखने लगता है। इस तरीके से भी इमोशन का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम चलते हैं जेम्स लेंज थ्योरी। जेम्स लेंज एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि जो भी इमोशन जनरेट होते हैं वो स्टिमुलस से जनरेट होते हैं, हमारे ट्रिगर पॉइंट से जनरेट होते हैं। जो हमारा थैलेमस का पार्ट है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को अनुभव करता है, जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके अंदर ट्रिगर करता है, उनको बैलेंस करता है, तो उसको हमको ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। जो हमारे नर्व सिस्टम को एक एक्शन देता है, सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तुरंत वो थॉट्स जलने लगते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। इसके लिए जो हमारा बॉडी का पार्ट है, जो हमारा नर्व सिस्टम में जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो मेडुला है, प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि इसको तुरंत रिस्पांस मिलने लगता है जिसका कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, इवन इस रिस्पांस को कैसे इनहिबिट करना है, कैसे दिखाना है। इसकी वजह से हमको एक्सपीरियंस का अनुभव होता है और इस एक्सपीरियंस में इमोशन झलक जाते हैं। ये हम किस तरीके से हमने पिछली चीज़ों को देखा है, परसेप्शन हमारा क्या है, जो हमारा प्रमाण है कि हमने कई चीज़ें कोई परसीव करी हुई हैं या कहीं से हमको कुछ चीज़ मिला है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजमेंट दिखने लगते हैं। जैसे हमारे ब्रीथिंग बढ़ जाती है, हम तेज रनिंग करने लगते हैं, हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें से चेंजमेंट होने लगता है। तो वो प्रोवोक करता है, हमारे स्टिमुलाई को ट्रिगर करता है, जिससे हमको साइकोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है। जैसे हमको अब रोड में हम जा रहे हैं,
रोड में अगर हमको पता चला कि यार एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमको तुरंत हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो बताने लगे कि तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है, क्योंकि हमने पहले वैसे चीज़ें देखी हैं। तो कहीं ना कहीं लर्निंग या जो हम कह सकते हैं हमारे वो मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, उसकी वजह से वो हार्ट रेट, वो फियर हमको समझ में आने लगता है। तो इस तरीके से जेम्स लेंज की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल सिस्टम पे बेस है, नर्व सिस्टम पे बेस है, हमारे बॉडी के फंक्शन पे बेस्ड है, जो हमारी मेमोरी है उसके पुराने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। अब हम कैनान बार्ड की थ्योरी के बारे में समझते हैं। कैनान बॉडी की थ्योरी जो है पूरी तरीके से इमोशनल थ्योरी पे बेस्ड है। ये पूरी थैलेमस सिस्टम पे बेस्ड है, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो किस तरीके से कंट्रोल होगा, इसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार है। इसके लिए जो स्टिमुलस है और ट्रिगर पॉइंट है वो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, क्योंकि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जहाँ पे रिस्पॉन्स है, डिसीजन मेकिंग है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, कैसे अपने जो इमोशन है उसको रिस्पॉन्स करना है। जो नर्व मसल हैं, जो नर्व सिस्टम है उसको संकेत देता है। इसकी वजह से आपके बॉडी पे साइकोलॉजिकल इराउजल फील होता है, आप स्टिमुलेट होते हैं, आपके अंदर बॉडी में चेंजमेंट होता है। उस चेंजमेंट की वजह से इंडिविजुअल एक्शन लेता है और वो उस चीज़ को परसीव करता है, क्योंकि उसने पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है या उससे वो गुजर चुका होता है। एक छोटा बच्चा है जो कुछ नहीं जानता है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेगा तो उसको थोड़े सैडनेस या इमोशन कुछ उसके अंदर दिखेंगे, लेकिन आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया है आपकी लर्निंग ने, आपके जो पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कि वो जैसे आपके न्यूरॉन सेल वहाँ पहुँचते हैं वो चीज़ों को तुरंत उसी तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं, जिससे आपके अंदर बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कैनान बार्ड की थ्योरी भी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादी को, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ऐसे आप लोगों को बहुत बेहतर चीज़ें बताऊंगा। तो आज हम अब कल्चर में समझते हैं कि हमारे आसपास का जो लिविंग बिहेवियर है, खान पान है, स्टाइल है, सिंगिंग है, डांसिंग है, हमारे आसपास का माहौल है, हम हमारे आसपास का किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वो भी हमारे इमोशन को बढ़ाने में या जागृत करने में या इमोशन को किस तरीके से दिखाना है उसका बड़ा रोल है। कि कौन से कल्चर में किस प्रकार की लर्निंग हुई है, कैसे एक्सपीरियंस है, कौन सी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी है, हमने उस पर स्टडी करी है, सर्वे करा है, उसके बाद जाना है, उस आधार पे भी हमारे इमोशन उसी आधार पे बनते हैं। तो ये जिससे हमको कल्चर चीज़ों में कि हमको पता चलता है कुछ चीज़ें इन बार पैदा होती हैं बायोलॉजिकली, वो हमारे माइंड में, हमारे पूरे शरीर में इमोशन जन्मजाती होते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए हमको पता चल जाता है कि वो बायोलॉजिकल पहले से रहे होते हैं। जैसे हम हंसते हैं तो हमको लगता है हम खुशी हैं, हम रोते हैं तो हमको लगता है हम नाराज़ हैं, हम ऐसे मुँह बना लेते हैं कि जिसका मतलब हमारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है या हम उसके बारे में कुछ डिस्कस्ट कर रहे हैं या उसको घृणापूर्वक देख रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। वो अब ये वर्बल जो है का इमोशन, हम कोई चीज़ को बता के जाहिर करते हैं कि हमने बहुत तेज़ बोला तो मतलब हम गुस्से में बड़े प्रेम से बोला, मतलब हमारे अंदर बड़ा अच्छा चल रहा है। नॉन वर्बल में हम ऐसे भौएँ चमका रहे हैं, मतलब हम पूछ रहे हैं क्या हाल है। हम किसी को ऐसे कर रहे हैं, मतलब तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब सब बेहतर चल रहा है। तो जो चीज़ें मुंह से ना बोल के आप अपने बॉडी के बिहेवियर के से आप उसमें परिवर्तन देख पा रहे हैं, या इमोशन जाहिर कर पा रहे हैं, या बॉडी का मूवमेंट है उसकी वजह से चीज़ों में परिवर्तन हो। जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से गेस्चर देते हैं, मतलब आप तिरछा खड़े हैं तो चाह रहे हैं कि कोई मेरी प्रेज करे, कोई मेरे बॉडी को निहारे। सीधा खड़े मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इसी तरीके से जो आगे साइकोलॉजी चलती है, जहाँ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मेंटलिस्ट बनते हैं, वैसे बनते हैं। पहले वो मानव के माइंड को समझते हैं, मानव की साइकोलॉजी को समझते हैं। जब वो बेहतर तरीके से साइकोलॉजी जाने लगते हैं, उनको अंदर पूरी भावनाओं के बारे में पता चल जाता है, तो वो सब इंसान के बारे में क्या चल रहा है उसके दिमाग में पता लगा लेते हैं। तो ये मेंटलिस्ट जो आजकल बड़े बड़े मेंटलिस्ट हमारे कंट्री में है, जैसे
सुहानी शाह है वो अपने को मेंटलिस्ट बताती हैं, तो वैसे मेंटलिस्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर चीज़ें बता रहा हूँ। डार्विन का व्यू है कि ये सारी चीज़ें हमारे इमोशन इनबार पैदा होते हैं, ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल इस वजह से क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन हमको बेसिक हमारी चीज़ें जो हमको जब से हम पैदा होते हैं तब से मिलता है, इसमें किसी इनर एक्सटर्नल वर्ड का या किसी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमको जॉय, फियर, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे हमको देखते हैं कि हम कहीं पे क्लासिकल डांस चल रहा है तो हम उनके आँख के मूवमेंट से पता लगा लेते हैं कि क्या उनकी अदाएँ किस तरीके की, अब वो क्या कहना चाह रही। क्यों कहती है ना कि आँखें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ ना कहकर भी अपने बहुत सारे इमोशन जाहिर कर जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें कि जैसे चाइना में अगर कोई हैंड को क्लैप कर रहा है तो ये वहाँ के कल्चर के हिसाब से कि वहाँ उस तरीके से ट्रेंड करा गया कि अपने यहाँ क्लैप करता है तो मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है, सब मस्त चल रहा है। जैसे हम लोग नौ दुर्गा में माता के भंडारे में गाना बजाते हैं फिर क्लैपिंग करते हैं, मतलब हम लोग खुशी में। लेकिन चाइना का वहाँ का सिस्टम उल्टा है, अगर वहाँ कोई क्लैप कर रहा है मतलब वहाँ दुखी है, और अगर वहाँ कोई मतलब अगर वो एंगर में है, एंगर एक्सप्रेस कर रहा है मतलब वो बहुत खुशी है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वहाँ उल्टा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ की लर्निंग, वहाँ का जो कल्चर इन्वायरमेंट है या जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ इसी तरीके से चीज़ों को अडाप्ट किया गया है, सिखाया गया है। तो लर्निंग भी इमोशन को जाहिर करने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डीप इमोशन हमारे इंडिया में ये है कि अगर कोई आदमी साइलेंस है तो मतलब वो बहुत दुख से गुजर रहा है, परेशान है, या उसको बहुत ज़्यादा कोई पीड़ा हुई है, या उसके यहाँ कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसको बियर करना उसके बस की बात नहीं है। अगर कोई गेज दिखाता है, बहुत देर तक आपको टकटकी लगा के देख रहा है या ऐसे करके फिर ऐसे कर दे, मतलब वो आपसे कुछ जानना चाहता है, आपसे कुछ। जैसे ये अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में अगर गेज बिहेवियर में लोग बहुत पास आते हैं तो ये माना जाता है कि वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इसे दूसरा है कि अगर बात करते वक्त हम कहीं दूसरी जगह लुकिंग अवे देख रहे हैं तो ये माना जाता है कि हम उस आदमी से बात करने के इच्छुक हैं। और टचिंग बिहेवियर में अगर हम उसको टच कर रहे हैं मतलब वो गर्मजोशी के साथ हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर खुशी और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो प्लीजर को देख रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा इमोशन जाहिर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम सेक्सुअल ड्राइव में देखें तो बहुत इमोशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर मैं बताऊं, रोसबेरी मॉडल में बताती है कि जब औरत अपने इंटीमेसी के शुरुआती रिलेशनशिप में होती है तो उसकी सेक्सुअल ड्राइव ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर के साथ जुड़ी होती है। लेकिन जैसे ही उसका प्री हनीमून फेज निकल जाता है, वो पोस्ट हनीमून फेज में आती है तो धीरे धीरे क्या होता है, काम में, सोशल इन्वायरमेंट में या और चीज़ों में इतना रम जाती है कि उसको इंटीमेसी के लिए या सोशल बॉन्डिंग के लिए वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसकी वजह से उसमें चिड़चिड़ापन और जो हमारे रिलेशनशिप में कहते हैं डिसबैलेंस हो जाता है। वो इसी क्योंकि जो इमोशन पहले बने थे अब वो इमोशन को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है। इमोशन कोई एक चीज़ से नहीं आते, आप हज़ार तरीके से इसको मोटिवेशन में आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये एक सोचने का तरीका है। जैसे लिटरेचर जो एशियन चाइना थी वहाँ इमोशन को दिखाया गया कि जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लव, वंडर, एंगर, डिस्गस्ट, ये सब इमोशन है जो जनरेट होते हैं हमारे सोशल सेटिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास से, सोशलाइजेशन से, लोगों से इंटरेक्ट करने से, बहुत सारी चीज़ें बाई बर्थ से हमको कुछ चीज़ें बाई मेडिकल रिस्पॉन्स, बाई साइकोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप किस तरीके से एक डिस्प्ले रूल होता है कि आप उस चीज़ को कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे अपने जो इमोशन है उसको दिखाते हैं, आप किस कंडीशन में अपने को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मान लो बहुत नाच गाना चल रहा है लेकिन आप शांति से बैठे हैं क्योंकि आप कंट्रोल कर लिए, आपके माइंड ने थॉट्स उस तरीके से जनरेट कर दिया आपको हाइपोथैलेमस को कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि
कितनी इंटेंसिटी के साथ आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको दबा देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नीड क्या है, निगेटिव इमोशन कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको डिफ़िकल्टी हमारे लाइफ में दिखने लगती है। वो निगेटिव सिचुएशन इस वजह से क्रिएट हो जाती है क्योंकि हम किसी से लड़ पड़ते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारी कोई बात नहीं मानता है, या हम उसके व्यू पॉइंट से नहीं मैच होते हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग उससे मैच नहीं होती है, या हम उसको घृणा की नज़र से देखते हैं, या हम उसके बाद बात नहीं करना चाहते हैं, हमारी फीलिंग नहीं मैच होती। तो उसकी वजह से अब दो सिचुएशन उस पर होती हैं, या तो हम उसको कंट्रोल कर लें या उस आदमी के साथ लड़ने लगें या डिफेंस लेने लगें। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये एंजाइटी का जो फिर आगे चल के हमारे लिए ख़तरा बनता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इंसोमानिया, और ये हमारा जो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से निगेटिव इमोशन में जैसे अगर हमने चीटिंग करा है या स्टीलिंग करा है तो हमारा जो इंटेंट अप्रेंशन दिखने लगता है, हम तुरंत जैसे कोई इस चीज़ की बात करता है हमारे माइंड में तुरंत वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में टिनका, वही वाली कहानी की इंटेंट अप्रेंशन आपके आउटकम में जनरेट होने लगता है कि आपने ये एक्ट करा है। तो ये निगेटिव इमोशन भी होते हैं। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ये होता है जैसे आपने पहले कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है अपने फ्लैश टाइम में जो बहुत विध्वंसक थी, जैसे कहीं डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, टेररिज्म घट गया, वायलेंस हो गया, अपरे हो गया, पब्लिक पीस में दिक्कत हो गई। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ें फ्लैशबैक में चलनी रहती हैं, वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, उसको उत्साहित हो जाता है कि बाद में चल के वो इमोशनली वो आदमी डिस्टर्ब होने लगता है, उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसको कौन सी चीज़ें कैसे दूर करा जाए, तो उसके लिए कई टेक्निक है। इमोशनल मैनेजमेंट करा जाए, फोकस करा जाए, रिड्यूस करा जाए निगेटिव इमोशन को, पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाया जाए, सेल्फ अवेयरनेस डाली जाए, अप्रेज करा जाए उस सिचुएशन को कि सही सिचुएशन से निकलना है, अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन किया जाए, अपने को सेल्फ मॉनिटरिंग की जाए कि ये चीज़ों से कैसे निकालना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, उनको झलकाना नहीं है, सेल्फ मोटिवेट रहना है, अपने आप से इंगेज होना है, सेल्फ मॉडलिंग करनी है, जो कमियां उनको दूर करनी है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है उनसे सीखना है, और इंस्पायरेशन लेनी है। कॉग्निटिव जो हमारा रिस्ट्रक्चर है, अपने माइंड को दोबारा से उन चीज़ों से दूर निकालना है, बेहतर सोचना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ चलना है, विजुलाइज करना है जो चीज़ें आपने पास्ट में करी हैं, अपने थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करना है, अपने माइंड को समझाना है, अपने ब्रेन को सही सिग्नल देने हैं, और जिससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे अपने निगेटिव थॉट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपके अंदर क्रिएटिवनेस आएगा, गुड रिलेशनशिप आपके बनेंगे, इम्पैथी लोगों के लिए जगेगी, फीलिंग जगेगी, आप जिससे अच्छी कम्युनिटी की सर्विस कर पाएंगे, चाहे वो CSR का कॉन्सेप्ट हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे दान हो, चाहे कोई सोशल इवेंट हो, गैदरिंग हो, भंडारा हो, इस तरीके की चीज़ें, सोशल काज, मानव विकास के लिए, ह्यूमन रेस के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, हैप्पीनेस के लिए जिएंगे। ये इस तरीके से आपको मोटिवेट करेगा। तो इनहांस पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए हमको एक पर्पज देखना पड़ेगा कि हमारे को पॉजिटिव मोटिवेशन हमारा पर्पज क्या है, उसके पीछे हमको क्योंकि वो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें आशा की उम्मीद जगती है क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें अच्छी होती हैं, हमारे अंदर ऑनर ग्रेटिट्यूड लाता है। जैसा रेयांश कहते हैं मोटिवेशन भी कि अगर ऑनर मिलेगा तो हम मोटिवेट रहेंगे, तो जो हमारा इमोशन भी है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, अच्छा एक्सपीरियंस, हमको पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हमारे किसी चीज़ को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरह देखें, कोई भी प्रॉब्लम है हमको उसको सॉल्व करना है, हमारे अंदर एक वर्ष सिचुएशन में भी आशा की किरण जगेगी कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, अपना एक ऑब्लिगेशन समझेंगे कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा दायित्व है। जैसे डॉइट विल्डो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको सेटिंग जो लॉन्ग टर्म है उनसे आपको बचाएगा, न्यू रिलेशनशिप है वो बिल्ड करेगा, वेरियस वे में आपकी मदद करेगा, जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट है उनमें होप और हैप्पीनेस
हैप्पीनेस डालेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा, क्वालिटी कनेक्शन दूसरे लोगों से बनाएगा, आप वर्क में इंगेज हो पाएंगे दूसरे लोगों के साथ, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन आप चीज़ों का कर पाएंगे। जैसे जोसेफ लेबोक्स कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें इमोशनल रिजल्ट और आपका कॉग्निटिव और कॉन्शियस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से थॉट प्रोसेस करते हैं, आपके मेमोरी में कैसे थॉट्स हैं, आपका प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है। ये सारी चीज़ें इमोशन के लिए जिम्मेदार हैं। इमोशनल कंट्रीब्यूशन क्या है? इमोशनल कंट्रीब्यूशन में यही है कि इमोशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे साइकोलॉजी में तो यूज ही हो रहा है, मेडिसिन में भी अगर इमोशन का यूज करेंगे तो काम बेहतर होगा, हिस्ट्री में अगर सही से इमोशन का यूज हुआ तो बहुत लोगों को कुछ बिना लड़े ही बहुत सारे राज मिल गए, उनके रिलेशन अच्छे हो गए राजाओं के। जैसे बहुत सारे राजाओं ने दान में चीज़ें दे दी, जैसे जो सिल्कस निकोटर था वो आया, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारे अपने अपने व्यू पॉइंट हैं। जैसे बहुत सारे राजा आए, उन्होंने दूसरे लोगों को दान दिया क्योंकि उनका इमोशनली कनेक्शन उनके साथ बैठ गया, वो लोग अच्छे दोस्त हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आदमी से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए भी। जैसा डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इसी इमोशन को, इंटेलिजेंस को हमको समझना है और लोगों को हम उस इमोशन के जरिए उनसे इतना बेहतर काम करा लेंगे, इतना बेहतर करेंगे कि वो आदमी इंटेलिजेंस ना भी हो। तो इसीलिए कहते हैं कि IQ इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन EQ। अगर EQ बेहतर होगा तो IQ ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि जब आदमी इमोशनली होगा तो मेहनत करेगा तो इंटेलिजेंस तो पैदा ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, कि समाज में आप जैसा देखते हैं वैसे ही आपके इमोशन जगते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा डाल दिया कि जब कोई मरेगा तो लोग रोएंगे, तो बस आपकी लर्निंग वैसे ही, तो आप भी सोच लेते हैं। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें ना बताई जाती, समाज आपको ना सिखाता, तो आपको घंटा किसी चीज़ का ना फ़र्क पड़ता। तो ये सब जो बातें हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप में तो आपको समाज में सिखा दिया कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इंटीमेसी शादी के पहले ही करनी है। लेकिन अगर कोई आदमी ये सब चीज़ें नहीं जानता है या वो उसको नहीं करना, उनको नहीं सिखाई गई, तो ये चीज़ें वो पहले भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग प्री मैरिज के पहले भी इंटीमेसी करते हैं, उनके बांड होते हैं, सेक्सुअल कनेक्शन होता है। तो ये एक आदमी को किस परिवेश में रहता है, किस प्रकार की कल्चर सेटिंग है, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, कैसा वहाँ का सोशल बिहेवियर है, कैसे नॉर्म्स हैं वहाँ के, कैसे कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं, इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसीलिए कहता हूँ इमोशन हर एक चीज़ से नहीं निकलते, हज़ार चीज़ें इमोशन के पीछे जिम्मेदार हैं। इसके कंपोनेंट है, कोई किसी चीज़ को कैसे इमोशन को लेता है, हर आदमी के लिए इमोशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्टिव वजह से विलियम जेम्स कहते हैं ये हमारे कॉग्निटिव माइंड से उठने वाली थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न का एक साइकोलॉजिकल चेंजमेंट है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर, आप किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसी आपकी थिंकिंग है, कैसी आपकी लर्निंग है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, उस आधार पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, कैसा लॉजिक लगाते हैं, कैसी रीजनिंग लगाते हैं। आपका बायोलॉजिकल रिएक्शन भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर एक आप जवान पुरुष से पूछेंगे तो वो इंटीमेसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा, लेकिन जो आदमी बूढ़ा हो गया वो इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग उन चीज़ों से निकल के अब वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गार्ड को पाने के, क्योंकि उसने सारे सुख भोग लिए, अब सुख भोगने में भी उसको वो कुछ नई चीज़ें नहीं मिली हैं जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि हैप्पीनेस मिलता है, प्लीजर मिलता है। लेकिन अगर आप उस आदमी से पूछो तो कहेंगे उन चीज़ों में कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो असली हैप्पीनेस भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, ब्लिस को पाना है, कैवल्य को पाना है, स्थित प्रज्ञा को पाना है, बोधिसत्व को पाना है। तो उनके अपने अलग थिंकिंग, इसीलिए सब्जेक्टिव मैटर है। हमारा मेंटल स्टेट किस तरीके से डेवलप है, हम मेंटली किस चीज़ को कैसे समझते हैं। कोई होता है बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू इथिक्स पढ़ा दी जाती तो उसका मेंटल इथिक्स उस तरीके से काम करता है। कोई आदमी है जिसको कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं है, तो उसके दिमाग में जैसा आएगा, जैसे उसने अपने आस पास के बिहेवियर या इन्वायरमेंट देखा या ग्रुपिंग देखी या पीयर ग्रुप देखा है या बड़े बड़े महात्माओं के साथ रहा है या बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ रहा है, उसका बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही उसके इमोशन हो जाएंगे। इसीलिए क्रिमिनल में कोई इमोशन नहीं होते, उनके तो एक ही इमोशन होते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मारना। अब अगर तुम अच्छे आदमी से मिलोगे तो थोड़ी सी अगर इस तरीके की बात करोगे तो वो दुखी हो जाएगा, वो
नाराज़ हो जाएगा, वो करुणा से भर जाएगा, तो ये भी तो एक इमोशन है। जैसा डेविड ह्यूम कहते हैं कि जो इमोशन होते हैं वो हमारे एक्शन पे मोटिवेट होते हैं। अगर हम उस एक्शन को करते हैं जो एक्शन हमारे हमारे फियर, डिजायर और पैसन, ये 3 चीज़ों से जनरेट, अगर हमको फियर होता है तो स्वाभाविक सी बात है हम उस फियर से बचने के लिए हमारे इमोशन जग जाएंगे, सैडनेस आ जाएगी तुरंत। डिजायर कि हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव डिजायर है तो हम खुशी होंगे उस चीज़ को लेकर। अगर हमारी निगेटिव डिजायर पैदा हो रही है, वो चीज़ हमको नहीं मिल रही जो हम सोच रहे हैं, तो हम सैडनेस आ जाएगी। पैसन वही से कि पैसन हमेशा अकेले काम नहीं करता है, उसके पीछे रीजन होता है। जब आप, क्योंकि हाँ मैं इस रीजन की वजह से ये कर रहा हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस वजह से कर रहे हैं कि मुझको नौकरी चाहिए, तो जब नौकरी आप पाएंगे तो आप खुश होंगे। तो इस तरीके से भी इमोशन आते हैं। तो जो डेविड ह्यूम की किताब है ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात करी है। सीयरर का अपना भी है कि उन्होंने एक नया मॉडल तैयार करा कि जो इमोशन है वो एक चीज़ से नहीं आते। उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई कि इमोशन कैसे कैसे जनरेट होता है। उसको कंपोनेंट प्रोसेस मॉडल बोलते हैं। उसमें ये बताते हैं कि इमोशन एक कॉग्निटिव अप्रेजल है, मतलब आपके माइंड पे जो चीज़ें आती हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसी आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस या मेमोरी में जो चीज़ें होती हैं, जैसा आपने इवेंट देखा हुआ है, जैसा आपने ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करा है, उस आधार पे अपना डिसीजन मेकिंग करा है, उस आधार पे आपने पैशन बनाया है, डिजायर पैदा की है, तो उससे इमोशन कॉग्निटिव, मतलब आपके जो कॉग्निटिव माइंड है, साइकोलॉजिकल है, न्यूरोसेल्स हैं, उसके आधार पे जो चीज़ें हैं उससे इमोशन जनरेट होता है। बॉडी के सिम्टम्स बताते हैं कि हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको स्वीटिंग हो रही है, आपका बॉडी मूवमेंट बता रहा है, आपका पोस्चर बता रहा है, आप ज़्यादा हाँफ रहे हैं, मतलब तो ये बॉडी के सिम्टम से पता चलता है कि आप एक्साइटेड हैं, आप खुशी हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जग रही है। ये सारी चीज़ें एक्शन टेंडेंसी है। एक्शन का जैसे एक्शन करते हैं, बहुत तेज़ एक्शन करते हैं, मतलब आप किसी को मारना चाहते हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब आप दुखी हैं, और बहुत एक धुन लगे हैं तो आप बहुत क्यूरियोसिटी में हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक्शन की आप किस पॉजिटिव एक्शन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी। निगेटिव एक्शन करेंगे तो आपके अंदर सैडनेस आएगी। एक्सप्रेशन आपके फेस के बहुत कुछ बता देते हैं, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी डार्विन की है, जिसमें वो बताता है कि फेस में अगर आप हंस रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं, सैडनेस भी दिखा रहे हैं, ऐसे मुंह बना रहे हैं, मतलब आप किसी सोच में हैं, और कहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब किसी से कुछ जानना चाहते हैं, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप खुद की चीज़ जम नहीं रही है। तो ये भी आप अपनी तरफ से गेस्चर के जरिए एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, फेशियल के जरिए एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं। फीलिंग कि आप किस तरीके फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, निगेटिव फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आपके माइंड के न्यूरॉन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका जो एक्सटर्नल माइंड और वर्ड का जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जैसा विलियम जेम्स वन कहते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको इमोशन पे बताया हूँ। आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको इमोशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इसमें और एक थ्योरी लाऊंगा, जिसमें थ्योरी में हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े फिलोसफरों के व्यू पॉइंट जानेंगे। तो वो दूसरा इमोशन के बारे में कि इमोशन का रूट काज क्या है, उस जो एक छोटा सा बीज था आज वो ट्री बन चुका है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से इमोशन निकल के आ रहे हैं, तो उस पर भी हम डील करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप मुझे प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहेंगे। और आपका भाई आपके लिए ऐसे ऐसे बेहतर से बेहतर चीज़ें लाता रहूँगा, बस आप मेरा सहयोग करते रहेंगे, और धीरे धीरे मैं आपको बहुत बेहतर चीज़ें बताऊँगा, जो शायद कहीं नहीं बताई जाएंगी, या बताई भी जाएंगी तो इतने डिटेल में नहीं बताई जाएंगी। तो इसी आशा और उत्साह के साथ फिर मैं कल नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और कृपया मेरे चैनल अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को लाइक, सब्सक्राइब करते रहो। मेरे चैनल जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी पे जाकर भी अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करें। और अगर आपको लॉ पढ़ना है तो मेरे तीसरे चैनल लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहो और अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे आपका भाई मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए फॉर द सोशल काज एंड फॉर माई इंडिविजुअल डिजायर आई हैव टू
make all the lectures for you people so that you people can learn in a very lucid and very practical and very logical manner from me. So this is from my side, and I want to say that you people are always supported me, and you people always supported me for good cause. So it is from my side from today, and I hope you people enjoy this lecture and you people feel very energized and understand the neurology and psychologically and cognitive behavioral and psychology and psychoanalysis and therapy of your nerve system, why emotion is generated from your nerve system and how you will respond according to your nerves, your thoughts, your ideas. So it is from my side, and I hope you people enjoy and make this lecture awesome, so that maximum people can take the benefit of these lectures. So spread awareness, share and like, subscribe, comment to my channel and give me lots of hope and support so that we can perform and maintain this decorum throughout the my life, and you people enjoy the lecture and always support and like, because in this society no one is survive lonely, because emotion is very important, and I have also emotion and you people have also required same emotion. So these emotions are connected between you and me. That's why I am totally eager to give lots of things to you people so that you can understand the logic and also expand your horizon related to your knowledge, and it will also expand my knowledge too, because I am also a learner just like you people, and I enjoy learning these things. So I will think that we should share these things into the public platform so that maximum people can enjoy and learn these good things which he can't find anywhere, because these things are not described in a very detailed manner, because in mostly commercialized era all the teaching centers and all the teaching institutions it totally work for profit gain. They don't want to give their maximum outcomes of learnings to the student. They are always eager and their is goal is to maximize profit, but here I will, my goal is balancing. I want to balance these goals. I want to learn much more than earning. So this is from my side. Earning is important, because without earning no one can survive in this world. So basically livelihood is a very important, but we should not forget our social responsibility. That's why I am doing here, so that you people can understand. I hope you people enjoy this lecture. Thank you and have a nice day.